ये मुद्दे वाले लोग नहीं है, ये मोदी को हटाने वाले लोग हैं। इनका जो टारगेट है वो मोदी है, मुद्दा नहीं है। क्यों राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चक्का जाम नहीं होगा? इनको पता है राकेश टिकैत को कि बाबा जी की पुलिस चक्का में ऐसा ग्रीस डालेगी कि जीवन भर चक्का घिसता रह जाएगा उनका। इसीलिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि नहीं भैया, हम यूपी में नहीं करेंगे चक्का जाम। इसने क्या बोला शरद पवार ने कि सचिन तेंदुलकर को नहीं बोलना चाहिए किसान आंदोलन के मसले पे। अरे तो भैया मतलब किसान आंदोलन पे पॉप स्टार बोलेगा, पॉर्न स्टार बोलेगा, लेकिन क्रिकेट स्टार नहीं बोलेगा। क्रिकेट स्टार का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर जो कि भारत रत्न है, उन पे ये उद्धव ठाकरे की सरकार, तानाशाही सरकार ने जांच कमेटी बिठा दी। क्यों जांच कमेटी बिठा दी भैया? एक भारत रत्न जो जिस व्यक्ति को हासिल है, इसने देश को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कितने पदक नहीं दिलवाए, कितने ट्रॉफी नहीं दिलवाए, कितना मान सम्मान नहीं दिलवाया, और उस व्यक्ति के ऊपर आप शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हो। ये आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? जैसे जेएनयू का हिंसा हुआ, दीपिका गई जेएनयू, दीपिका इज ग्रेट, दीपिका ये, दीपिका वो, लिबरल ये वो, हाँ दीपिका यस, दीपिका यस, दीपिका। अब सचिन अगर कोई बोल दे देश के लिए तो वो गद्दार सचिन हो गया, वो भाजपाई सचिन हो गया, वो संघी सचिन हो गया। भारत रत्न का कोई सम्मान नहीं है। उसने उतनी ट्रॉफी दिलवाई देश को, उसका कोई सम्मान नहीं। मतलब राजदीप का अगर कोई अपमान करे तो पत्रकारिता का अपमान हो जाता है। हामिद अंसारी का कोई अपमान कर दे तो मुसलमान का अपमान हो जाता है। दिलजीत दोसांझ का कोई अगर उसको कुछ बोल दे तो पूरे पंजाब का अपमान हो जाता है। उदित राज को अगर कोई कुछ बोल दे तो पूरी दलित समुदाय का अपमान हो जाता है। सोनिया गांधी को कोई कुछ बोल दे तो पूरी महिला का अपमान हो जाता है। लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री को चोर, उचक्का और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, नीचता की सारी हदें पार कर देते हैं। उस देश का अपमान नहीं होता? प्रधानमंत्री पद की गरिमा को आप मतलब कुछ भी बोल करते हैं। जनता ने ऐसा अपमानित किया कि अमेठी से जो पुश्तैनी सीट थी अमेठी, वहां से निकल के वायनाड भागना पड़ा। और किसी दिन ऐसा नौबत आएगा वायनाड से निकल के इटली जाना पड़ जाएगा। इटली में भी कहीं इनको जगह नहीं मिलने वाला है। आज कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से निकले हुए 11,316 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। कितने ट्वीट दिया मिर्जा ने किया है मुझे बता दीजिए आप? कितने ट्वीट इरफान पठान ने किया है मुझे बता दीजिए आप? क्यों? क्योंकि जो कत्लेआम करने वाला व्यक्ति था वो मुसलमान था, इसलिए। देश पर सदियों तक हुकूमत रही है गोरों की, लेकिन अभी भी कुछ चेहरों पर धूल जमी है उनके पैरों की। भारत के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी भारत के बाहर रह रहे लोगों के चरणों की धूल चाटने की आदत है। आपको पता नहीं है कनाडा में जो सांसद है जगमीत सिंह, वो खालिस्तानी विचारधारा से प्रभावित है और खालिस्तान की मांग कितने दिनों से करता आ रहा है, और पंजाब के अंदर कई युवाओं की जिंदगी को उसने बर्बाद किया है। मुझे ये समझ में नहीं आता है, कल जो इन्वायरमेंटलिस्ट कहा जाता है ना ग्रेटा थनबर्ग को, कल उत्तराखंड के अंदर आपदा हुआ, कितने लोगों के मारने की खबर आई, इतना बड़ा हादसा हुआ, हिमस्खलन हुआ, क्या ग्रेटा थनबर्ग ने एक ट्वीट भी किया? क्या उस समय इसकी संवेदना नहीं जगी? जब क्या उस इन्वायरमेंटलिस्ट का दिमाग नहीं खुला उस समय? क्यों इसलिए दिमाग नहीं खुला? क्योंकि पैसे नहीं मिले थे। ये वही लोग हैं जो पैसे लेकर के ट्वीट करते हैं। ये रिहाना, आप रिहाना की बात करते हैं, ये रिहाना वही पॉप स्टार सिंगर है जो ड्रग्स लेते हुए सरेआम कई जगह पे अमेरिका में देखी गई है, मीडिया में खबरें छपी। शर्जील उस्मानी जो है ये एएमयू का एक गुंडा है, छात्र नेता इसको नहीं कहा जाए, लोग छात्र नेता के रूप में इसको प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन मैं इसको एक गुंडा कहता हूँ। एक व्यक्ति एएमयू से निकल करके एल्गार परिषद में महाराष्ट्र में जाकर के भाषण देता है और कहता है कि हिंदू समाज सड़ा हुआ है। क्या ये आतंकवादी मानसिकता के लोग नहीं है? और उसके भाषण के एक दिन बाद ही रचित की बिजनौर में हत्या कर दी जाती है। 5 मुसलमान मिलकर के सरेआम बाजार में उसकी हत्या कर देते हैं। उसने क्या कहा कि योगी की जो पुलिस है, जो योगी जी की पुलिस है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ मुसलमानों का एनकाउंटर कर रही है। मतलब टेररिज्म का धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन एनकाउंटर का धर्म होता है। क्या विकास दुबे की जब एनकाउंटर हुई तो क्या वो मुसलमान था? क्या 26 जनवरी के जुलूस को निकालते समय जब चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई वो मुसलमान था? कुछ भी बोल देंगे आप एक तरफ तो आपका आतंकवाद का धर्म नहीं होता, दूसरी तरफ एनकाउंटर का धर्म होने लगता है। एनकाउंटर में कोई मुसलमान मारा जाए तो सारे मुसलमान कोई मारा जा रहा है। देखिए राकेश टिकैत, उस दिन भी मैंने कहा राकेश टिकैत का कोई वजूद अपना है नहीं। चल के इनका आज तक भी एक स्टेटमेंट चलाया गया, उन्होंने कहा है कि बिल वापस होने के बाद भी हम आंदोलन पे बैठे रहेंगे। कोई किसान आत्महत्या करता है, कितने दिन बागपत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जब कोई किसान आत्महत्या किया है तो ये राकेश टिकैत वहाँ पे गया है। कितने दिन उसके घर में जाकर के उसने सांत्वना दी है कि नहीं हम आपके साथ खड़े हैं। कितने किसानों को उन्होंने कहा है तुम बताओगे तभी किसानी करेगा वो, तुम बताओगे तभी फसल उपजाएगा वो, तुम बताओगे तभी दूध बेचेगा वो। क्या किसान को पता नहीं उसे क्या करना है? कोई किसान ही समझ सकता है। राकेश टिकैत बिचौलिया है, किसान है ही नहीं। उसके पास 6 पेट्रोल पंप है, उसका जो पुत्र है वो अमेरिका में पढ़ता है। कहीं पे भी आपने राकेश टिकैत को आगे देखा? आगे नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आगे मैं जाऊंगा तो घटनाएं होंगी। हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं। आप कह रहे हैं कि हमारा नेटवर्क तोड़ दिया, नेटवर्क काट दिया, मानवाधिकार से हमें वंचित कर रहे हैं, नेट चलाने नहीं दे रहे हैं। आप जब जियो के टावर पंजाब के अंदर तोड़ रहे थे तो आपको ये होश नहीं था कि ये किसका नुकसान हो रहा है?
आप ही का नुकसान हो रहा था ना। अब अपना नुकसान आप खुद करके कह रहे हैं कि सरकार हमारा इंटरनेट बाधित कर रही है। एक जाट समाज का व्यक्ति मारा जाता है, 5 मुस्लिम उसको मिलकर के उसकी हत्या कर देते हैं सरे बाजार में, लेकिन प्रियंका गांधी बिजनौर नहीं पहुंचती है। ये पालघर की अभी मैं हिंसा बता रहा हूँ, पालघर जो साधुओं की हत्या हुई थी उसकी तो बात छोड़ दी, उस पर तो एक ट्वीट भी उन्होंने नहीं किया। अभी पालघर में जो नाविक सेना है उसके एक जवान को जिंदा जला दिया गया। क्या प्रियंका गांधी को उसकी चिंता नहीं है? क्या प्रियंका गांधी को बिजनौर में मारे गए जाट व्यक्ति की चिंता नहीं है? ये इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति जब तक कांग्रेस करती रहेगी तब तक उसका इस देश में कुछ नहीं होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़े हैं अंबुज भारद्वाज जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के दबंग छात्र नेता हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी आपका। जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरह से ये आंदोलन जो आज के समय में पहुँच चुका है, क्या ये आंदोलन किसानों का है या विपक्ष का है? देखिए, ये जो पूरे लोग बैठे हुए हैं, मैं तो इसको उस दिन भी मैंने कहा और मैं हमेशा कहता रहूँगा, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। ये कुछ महफिल में बैठकर जुगनू जो बैठे हुए हैं और चाह रहे हैं कि हम सूरज को डरा दें, जो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है, जिसके पीछे करोड़ों लोगों का हाथ है, जिसको करोड़ों लोगों ने वोट देकर के उस सत्ता पर बैठाया है, जो शासन कर रहा है, देश को चला रहा है, उसको चाहते हैं कि आप उस निजाम को हिलाना चाहते हैं। देश की राजधानी को पिछले 60-70 दिनों से आपने बंधक बनाया हुआ है। ये क्या किसान हो सकता है? क्या किसान देश की राजधानी को बंधक बनाएगा? मेरी समझ में नहीं आता है। कोई किसान, अगर वो किसान होते तो आज जितनी भी मंडियाँ हैं देश के अंदर, हर सारी मंडियाँ खाली हो गई होती। आज किसी के घर में दूध नहीं पहुँच रहा होता, आज किसी के किचन में खाना नहीं बन रहा होता। पंजाब में कितने किसान है? पूरे देश में अंदर लगभग 4 से 5 करोड़ किसान है और पंजाब में उसका 1% भी किसान, वही लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। इस तरह, इसलिए ये कहना कि किसानों का आंदोलन, किसानों को आंदोलन होगा तो उसके लिए क्या पॉपस्टार ट्वीट करेगा क्या? कितने किसान, जो दुनिया के जो बड़े बड़े किसान वैज्ञानिक है, कितने किसान वैज्ञानिकों ने ट्वीट करके अपनी चिंता जाहिर की है? ये किसान का आंदोलन हो ही नहीं सकता है। जहाँ पे किसान के आंदोलन के लिए मियाँ खलीफा ट्वीट कर रही हैं, पॉपस्टार रिहाना ट्वीट कर रही हैं, ये किस तरह के लोग हैं जो किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं? ये पूरी दुनिया ने देखा है। इसीलिए मैं नहीं मानता हूँ ये किसान का आंदोलन है। ये कुछ उस प्रकार के लोगों का आंदोलन है जो मुद्दे से भटके हुए हैं। जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये आंदोलन जीवी लोग हैं। इनका पिछले, देखिए मैं अब इसमें मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि देश के अंदर कोई भी जब बिल आता है या कानून पारित होता है तो उसको लेकर के एक प्रदर्शन होना ही होता है। 2015 में अखलाक का मुद्दा बनाया, अवार्ड वापसी का दौर चला, कुछ नहीं हासिल हुआ। उसके बाद भी प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार अलग अलग राज्यों में बनते गई, चुनाव लोग जीतते गए। इनका चिंता खत्म ही नहीं हो रहा था कि कैसे इनको टारगेट करे प्रधानमंत्री को। ये मुद्दे वाले लोग नहीं है, ये मोदी को हटाने वाले लोग हैं। इनका जो टारगेट है वो मोदी है, मुद्दा नहीं है। किसानों का हित इनको आज सूझ रहा है क्या? जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे सवाल उठा रहे हैं, क्या देश के अंदर 10 साल तक शरद पवार कृषि मंत्री रहे, उनका जो भांजा है महाराष्ट्र के अंदर, उनका कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कंपनी चलती है। आपको ये पता होना चाहिए ऋषभ जी, और देश की जनता को भी ये बात पता होनी चाहिए कि उस व्यक्ति जो कृषि मंत्री रहा है देश का, उसका खुद का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कंपनी है और वो आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहा है। महाराष्ट्र के अंदर कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पे उन्होंने जमीन ठेके पे लिया हुआ है और किसानों की जो जमीन है उसको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया हुआ है और उस पर काम करवा रहे हैं। तो आज ये लोग, और इतने दिनों से इतने अगर किसान हितैषी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा संसद में कि कानून देश में, इस कानून में काला क्या है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग इस कानून को काला कह रहे हैं वो उनका दिल काला है। किसानों के लिए उनका समर्थन नहीं है। उनका ये उद्देश्य है कि किसी भी तरह से जो भारत के सम्राट हैं, मैं उनको सम्राट ही कहता हूँ, जो सम्राट हैं उनको गद्दी से हटाने की मंशा इन लोगों की है। मुद्दों से ये हट चुके हैं। इतने दिनों तक शासन रहा, क्या देश के अंदर किसान आत्महत्या बंद हो गया? बताइए मुझे, किसान का आत्महत्या बंद हुआ? हजारों किसान आज की तारीख में भी आत्महत्या कर रहे हैं। आप किसान को जो कानून है इसको काला कानून कह रहे हैं। पंजाब के अंदर क्या है? पंजाब के अंदर यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है उसमें, अगर ये बहुत बड़ा बात है जो मैं कहने जा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून पंजाब सरकार ने बनाया है उसमें उद्योगपति नहीं, किसानों को ही जेल में डालने का प्रावधान है। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से किसान पीछे हटता है, या मान लीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट जिस आधार पे, जिस रेट पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंपनी के साथ, अगर वो प्राइस कंपनी नहीं दे रही है तो क्या है होगा? और किसान उस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना चाह रहा है, प्राइस नहीं देगा तो किसान तो निकलना ही चाहेगा। किसान के साथ बेईमानी होगी तो उस स्थिति में अगर किसान निकलना चाहेगा तो किसान को ही जेल का प्रावधान है। ये किसी को पता नहीं है। इसी बात का जिक्र नरेंद्र सिंह तोमर जी ने उस दिन संसद में किया है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके ये नहीं कहा जा सकता है कि ये किसान आंदोलन है। ये उन बिचौलियों का आंदोलन है जो देश को बेचना चाहते हैं, जो अपनी जमीन का जो है खरीद बिक्री कर रहे हैं विदेश से आए हुए पैसों के आधार पर। जी।
मैं आपसे एक और चीज़ समझना चाहूँगा कि जो कांग्रेस है, क्या वो इस आंदोलन के जरिए अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही है? देखिए, कांग्रेस का जो जमीन खिसक चुका है उसको ये पिंकी और पप्पू मिलके हासिल तो करवा नहीं पा रहे हैं। बंगाल में चुनाव है, लेकिन कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं कि भैया हमें पहले पार्टी का अध्यक्ष दे दो। पार्टी का अध्यक्ष तो है ही नहीं। ये लोग जब अब एक ऐसी पार्टी जिसका की बुनियाद झूठ पे ही टिका है, इन लोग आज प्रधानमंत्री जी ने देश के संसद में क्या कहा, सबको सुनना चाहिए ये बात। उन्होंने कहा कि जो भारत है उसका जो एक तरह से आज़ाद नहीं कहा जाए उस समय, क्योंकि 1943 की ही बात है ये। इस भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे, पंडित नेहरू नहीं थे। और जब वो प्रधानमंत्री घोषित हुए थे और स्थायी तौर पे था और विदेशस्थ स्थापना थी उस सरकार की, और उस सरकार को जो मान्यता है इटली जर्मनी से लेकर के क्रोएशिया तक, मतलब 11 देशों ने उसको मान्यता दी थी। इस आधार पे ये कहा जा सकता है कि जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे सुभाष चंद्र बोस, ये तथ्य है, ये सच है, ये सबको मानना चाहिए। और ये जो कांग्रेस पार्टी और इसके लोग, आप कांग्रेस पार्टी के लोगों की हकीकत जानते हैं? आपको ये जान लेना चाहिए, जो किसान हित की बात करते हैं वो अपने गमले में 10 करोड़ की गोभी उपजाते हैं। आपने देखा था ना पिछले 5-6 महीने पहले, जब ये पी चिदम्बरम 10 करोड़ की गोभी का हिसाब दे रहे थे कि हमने 10 करोड़ का गोभी गमले में उगा दिया है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, करते आ रहे हैं लगातार। उनके लिए कोई पिछले इतने दिनों तक सरकार ने किसान के हित में क्यों नहीं कानून बनाया? यही लोग आनंद शर्मा जी जो कांग्रेस के नेता हैं, वही जब इनकी सरकार थी तो ये लोग समर्थन कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। लोग कहते थे कि किससे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। मुझे ये बात बताइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसकी ज़मीन छीनी जाएगी? अगर आपकी, ये तो आपके ऊपर है ना कि आप का अगर खेत किसी कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है तो आपको अगर मुनाफा नहीं लग रहा तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट से अलग हो सकते हैं। अगर आपको फ़ायदा नहीं हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट मत कीजिए, आप अपने हिसाब से ही कीजिए, आप अपनी खेती कीजिए, आप अपना फसल उपजाइए। सरकार ये तो कानून नहीं ना बनाई है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाना ही पड़ेगा, ये तो कानून नहीं है। इसीलिए कांग्रेस का एक तरह से हमेशा से उद्देश्य रहा है झूठ की बुनियाद पे महल बनाना, और इसलिए इनका जो महल है टिकता नहीं है। कुछ दिनों तक चल सकता है, कहीं कहीं चल सकता है जहाँ पे वैसे लोग ही भरे पड़े हैं, लेकिन ऐसे लोगों का जो बुनियाद है वो कभी नहीं टिकने वाला है। प्रियंका गांधी की सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए लोग कितने हिपोक्रेट टाइप के लोग हैं, जो इनकी मानसिकता कितनी दोहरी मानसिकता है। आपने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले जब 26 जनवरी की हिंसा हुई थी दिल्ली में, उस समय एक व्यक्ति मारा गया था। उसकी अरदास में प्रियंका गांधी जो है कल पंजाब पहुंची, लेकिन पंजाब में उनकी सरकार है, सरकार ने क्या मुआवजा दिया नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है। पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए आप पंजाब चली जाती हैं, लेकिन यही बिजनौर के अंदर एक जाट समाज का व्यक्ति मारा जाता है, 5 मुस्लिम उसको मिलकर के उसकी हत्या कर देते हैं सरे बाजार में, लेकिन प्रियंका गांधी बिजनौर नहीं पहुंचती है। ये पालघर की अभी मैं हिंसा बता रहा हूँ, पालघर जो साधुओं की हत्या हुई थी उसकी तो बात छोड़ दी, उस पर तो एक ट्वीट भी उन्होंने नहीं किया। अभी पालघर में जो नाविक सेना है उसके एक जवान को जिंदा जला दिया गया। क्या प्रियंका गांधी को उसकी चिंता नहीं है? क्या प्रियंका गांधी को बिजनौर में मारे गए जाट व्यक्ति की चिंता नहीं है? आप जाट के वोट और जो जाटों का जो एक तरह से जो आंदोलन है किसान, मुख्य तौर पे कई बहुसंख्यक हैं जाट लोग हैं, इनके आंदोलन पे आप राजनीतिक रोटी सेकना चाह रही हैं, लेकिन जब एक जाट व्यक्ति की हत्या कर देता है तो आप इसलिए नहीं जाती हैं क्योंकि वहाँ पे हत्यारा मुसलमान है। ये इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति जब तक कांग्रेस करती रहेगी तब तक उसका इस देश में कुछ नहीं होने वाला है। जी, जैसे आपने कांग्रेस के बारे में बताया, तो मैं एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि जो ग्रेटा थनबर्ग है, चाहे वो रिहाना हो या मियाँ खलीफा हो, ये आज कृषि विशेषज्ञ क्यों बन गए? देश पर सदियों तक हुकूमत रही है गोरों की, लेकिन अभी भी कुछ चेहरों पर धूल जमी है उनके पैरों की। ये जो वाक्य है, ये शब्द है, इस डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी के हैं, जो उन्होंने राज्यसभा में भाषण देते वक्त कहा था कि कैसे भारत के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी भारत के बाहर रह रहे लोगों के चरणों की धूल चाटने की आदत है। आप मुझे बताइए, ग्रेटा थनबर्ग, ये रिहाना और ये जो कुछ लोग, जो मीरा हैरिस, कुछ लोग हैं, इन्होंने भारत पे क्यों अपना विचार रखा है? उनको पता है कि हम कुछ कहेंगे और हमारे शब्द को उठा करके वहाँ के जैसे कांग्रेस पार्टी के पप्पू पिंकी जैसे लोग हैं, उठा करके मोदी सरकार को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। आपको पता नहीं है कनाडा में जो सांसद है जगमीत सिंह, वो खालिस्तानी विचारधारा से प्रभावित है और खालिस्तान की मांग कितने दिनों से करता आ रहा है, और पंजाब के अंदर कई युवाओं की जिंदगी को उसने बर्बाद किया है। वहाँ से फंड करता है, हथियार भेजता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हुआ था उस समय भी आपको पता होगा कि कनाडा से फंड आए थे। और यहाँ के लोग, जो मुझे ये समझ में नहीं आता है,
कल जो इन्वायरमेंटलिस्ट कहा जाता है ना ग्रेटा थनबर्ग को, कल उत्तराखंड के अंदर आपदा हुआ, कितने लोगों के मारने की खबर आई, इतना बड़ा हादसा हुआ, हिमस्खलन हुआ, क्या ग्रेटा थनबर्ग ने एक ट्वीट भी किया? क्या उस समय इसकी संवेदना नहीं जगी जब टनल में सैकड़ों मजदूर के मारे जाने की खबर आई और फंसे होने की खबर आई? क्या उस इन्वायरमेंटलिस्ट का दिमाग नहीं खुला उस समय? क्यों इसलिए दिमाग नहीं खुला? क्योंकि पैसे नहीं मिले थे जो ट्वीट किए गए थे। ये जो ट्विटर पे एक माहौल फैलाया गया था एक टूल किट के माध्यम से, ये वही लोग हैं जो पैसे लेकर के ट्वीट करते हैं। ये रिहाना, आप रिहाना की बात करते हैं, ये रिहाना वही पॉप स्टार सिंगर है जो ड्रग्स लेते हुए सरेआम कई जगह पे अमेरिका में देखी गई है। मीडिया में खबरें छपी, अपने बॉडीगार्ड को इन्होंने कितनी बार प्रताड़ित किया है ड्रग्स ले लेकर के। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए मैं कह देना चाहता हूं कि जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, जो हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो विदेशी ताकतों से प्रभावित हैं, जिनको विदेशी चरणों की धूल की आदत लग गई है, वो इस सरकार को हिला नहीं सकते। क्योंकि इस सरकार की नींव जो पड़ी है वो करोड़ों लोगों की आत्मा से पड़ी है, दिल से पड़ी है और मजबूती से पड़ी है। इनको ये विदेशी कितने भी हिलाते दुलाते रह जाएंगे, इन सरकार का कुछ नहीं होने वाला। इस सरकार सुरक्षित है और हमेशा सुरक्षित रहेगी। जी, जैसे आपने बताया कि इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है, इसी में मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक खबर आ रही है कि उस्मानी जो है उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, उसको लेके आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, शर्जील उस्मानी जो है ये एएमयू का एक गुंडा है। छात्र नेता इसको नहीं कहा जाए, लोग छात्र नेता के रूप में इसको प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन मैं इसको एक गुंडा कहता हूं। क्यों? आप एक बात बताइए, जब कपिल मिश्रा किसी भीड़ को जाकर के शांत करवाता है या कहता है कि इस रास्ते को खाली करो, उसके 30 सेकंड के भाषण को लेकर के पूरे देश में हंगामा फैलाया जाता है। वामपंथ के लोग, कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं कि कपिल मिश्रा दंगा करवा रहा है, दंगाई है, लोगों को भड़का रहा है। लेकिन एक व्यक्ति एएमयू से निकल करके एल्गार परिषद में महाराष्ट्र में जाकर के भाषण देता है और कहता है कि हिंदू समाज सड़ा हुआ है। क्या ये आतंकवादी मानसिकता के लोग नहीं है? और उसके भाषण के एक दिन बाद ही रचित की बिजनौर में हत्या कर दी जाती है। 5 मुसलमान मिलकर के सरेआम बाजार में उसकी हत्या कर देते हैं। क्या ये उचित बात है? क्या ये देश को पसंद? वो देश की इस बहुसंख्यक समाज जो हिंदू समाज है उसको सड़ा हुआ समाज कहता है। सोचिए किस तरह की मानसिकता से वो पीड़ित है। उसने क्या कहा कि योगी की जो पुलिस है, जो योगी जी की पुलिस है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ मुसलमानों का एनकाउंटर कर रही है। मतलब टेररिज्म का धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन एनकाउंटर का धर्म होता है। आप मुझे बताइए, जब ये एनकाउंटर की बात करता है और कहता है कि सिर्फ मुसलमान मारे जाते हैं, तो क्या कमलेश तिवारी जब उत्तर प्रदेश के अंदर मारा गया क्या वो मुसलमान था? क्या विकास दुबे की जब एनकाउंटर हुई तो क्या वो मुसलमान था? क्या 26 जनवरी के जुलूस को निकालते समय जब चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई वो मुसलमान था? कुछ भी बोल देंगे आप। देश के बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज को सड़ा हुआ कहते हैं आप। एक तरफ तो आपका आतंकवाद का धर्म नहीं होता, दूसरी तरफ एनकाउंटर का धर्म होने लगता है। एनकाउंटर में कोई मुसलमान मारा जाए तो सारे मुसलमान को ही मारा जा रहा है। ये जो यूपी की पुलिस है और प्रशासन है, सरकार है, ये इसका मैं इसलिए कहता हूं कि ये अपराधियों को एनकाउंटर कर रही है, ना हिंदू का एनकाउंटर कर रही है, ना मुसलमान का एनकाउंटर कर रही है। स्वच्छ प्रशासन को चलाने के लिए कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन लेना पड़ेगा तो उत्तर प्रदेश पुलिस इस एक्शन को लेने के लिए तैयार है। और आपने देखा कि अभी भी सोमनाथ भारती की बात हो, चाहे उसके बाद कई सारे ऐसे लोग हैं, अभी मुनव्वर फारूकी की बात हो, इंदौर से छोड़ने के बाद उत्तर प्रदेश को लेके जाया गया है। तो इस तरह के काम होते रहेंगे और कोई भी व्यक्ति हिंदू समाज के ऊपर अगर लांछन लगाने की और उंगली उठाने की कोशिश करेगा तो हिंदू समाज उसका पूरी मजबूती के साथ प्रतिकार करेगा, उसका विरोध करेगा और समय आने पर ऐसे लोगों को माकूल जवाब भी देने की क्षमता हिंदू समाज में है। जी, मैं अंत में आपसे समझना चाहूँगा कि जो राकेश टिकैत हैं वो लगातार किसानों के नाम पे अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, राकेश टिकैत, उस दिन भी मैंने कहा राकेश टिकैत का कोई वजूद अपना है नहीं। इन्होंने क्या कहा कि अक्टूबर तक हम आंदोलन को लेके जाएंगे। अक्टूबर तक क्यों लेके जाएंगे भैया आंदोलन को? और कल चल के इनका आज तक भी एक स्टेटमेंट चलाया गया, इन्होंने कहा है कि बिल वापस होने के बाद भी हम आंदोलन पर बैठे रहेंगे। इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा है अपने ऊपर जो 26 जनवरी की हिंसा के बाद जो इन पर केस रजिस्टर्ड हुए हैं, इन केसेस को हटाने की डीलिंग इनकी चल रही है कि भैया आप केस हटाओ तभी जो है हम जाकर के इस आंदोलन को वापस लेंगे। अरे भैया मुझे आप ये बताइए ना, जब ये इनके पास आंदोलन को चलाने के लिए पैसे हैं, एक लाइन से जो लंगर लगा हुआ है दिल्ली के आसपास जितने भी बॉर्डर हैं सब पे, उनको चलाने के लिए पैसे हैं, लोगों को वहाँ पे खिलाने के लिए और तंबू गाड़ने के लिए पैसे हैं, लेकिन जब कोई किसान आत्महत्या करता है, कितने दिन बागपत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जब कोई किसान आत्महत्या किया है तो ये राकेश टिकैत वहाँ पे गया है, कितने दिन उसके घर में जाकर के उसने सांत्वना दी है कि नहीं हम आपके साथ खड़े हैं। कितने किसानों को उन्होंने कहा है, मुझे बताइए ना। और किसानों को भड़काने की बात है, अरे किसान को समझ में नहीं आता है क्या? किसान अब तुम बताओगे तभी किसानी करेगा वो, तुम बताओगे तभी फसल उपजाएगा वो, तुम बताओगे तभी दूध बेचेगा वो। क्या किसान को पता नहीं उसे क्या करना है? किसान से ज़्यादा हितैषी कोई भी इस देश का कोई भी व्यक्ति हो,
किसान की बात को किसान से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है, चाहे वो कृषि मंत्री ही क्यों ना हो। मैं खुल करके इस बात को कहता हूँ और यही बात नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में भी कहा है कि किसान की समस्या को सबसे ज़्यादा कोई किसान ही समझ सकता है। राकेश टिकैत बिचौलिया है, किसान है ही नहीं। उसके पास 6 पेट्रोल पंप है, उसका जो पुत्र है वो अमेरिका में पढ़ता है। क्या उसने अपने पुत्र को कभी यहाँ पे लाया, आंदोलन में कभी बिठाया कि हाँ मेरा बेटा भी किसान का बेटा है और आंदोलन में आया है, देखिए आप सब। क्या यही राकेश टिकैत आंदोलन का नेता बनने की कोशिश करते हैं? क्या 26 जनवरी के अंदर जब इतनी सारी घटनाएं हुई, कहीं पे भी आपने राकेश टिकैत को आगे देखा? आगे नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आगे मैं जाऊंगा तो घटनाएं होंगी। हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले एक पंजाब से चक्का जाम की जो एक तस्वीर आई थी, उसमें आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति रिक्शा चालक के गर्दन पे हाथ रखे हुआ है, उसके गर्दन को दबा रहा है। ये किसान आंदोलन का स्वरूप हो सकता है क्या? क्या आप किसी आम आदमी को परेशान करेंगे? आप मुझे ये बताइए, आप कहते हैं कि जो जियो है ये इनकी डीलिंग है सरकार के साथ। आप कह रहे हैं कि हमारा नेटवर्क तोड़ दिया, नेटवर्क काट दिया, मानवाधिकार से हमें वंचित कर रहे हैं, नेट चलाने नहीं दे रहे हैं। आप जब जियो के टावर पंजाब के अंदर तोड़ रहे थे तो आपको ये होश नहीं था कि ये किसका नुकसान हो रहा है? आप ही का नुकसान हो रहा था ना। अपना नुकसान आप खुद करके कह रहे हैं कि सरकार हमारा इंटरनेट बाधित कर रही है। आपको जब आप दिल्ली के चारों बॉर्डर को सील किए हुए हो, यातायात को रोके हुए हो, आपको ये नहीं पता है कि एक दिन में कम से कम 21 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है दिल्ली सरकार को, भारत सरकार को। इतने लोगों का जो रोजगार है वो छिन रहा है, इतने लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। ये समस्या, ये मानवाधिकार नहीं है क्या? क्या जो बॉर्डर के आसपास के लोग वहाँ पे रहते हैं, क्या उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने का उनका अधिकार नहीं है क्या? उनके रास्ते को आप रोक करके बैठे हो। ये कहाँ का किसान आंदोलन है भाई? ये किसान का आप चक्का जाम हुआ ना, कल 6 तारीख को हुआ ना चक्का जाम पूरे देश में। कितने जगह से तस्वीरें हैं। क्यों राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चक्का जाम नहीं होगा? इनको पता है राकेश टिकैत को कि बाबा जी की पुलिस चक्का में ऐसा ग्रीस डालेगी कि जीवन भर चक्का घिसता रह जाएगा उनका। इसीलिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि नहीं भैया, हम यूपी में नहीं करेंगे चक्का जाम, पूरे देश में करेंगे। पूरे देश में कितने जगह चक्का जाम हुआ आपने देखा। जो चक्का होता है साइकिल का, उसमें जितने स्पोक होते हैं उससे भी कम किसान और लोग वहाँ पे चक्का जाम में बैठे हुए थे। तो ये एक एजेंडे के तहत प्रभावित लोग हैं, एजेंडे के तहत अपना काम करना जानते हैं, चलना जानते हैं। इनको देश से कुछ मतलब नहीं है, इनको मुद्दों से कोई किसानों के मुद्दे से अगर मतलब होता तो जब किसान आत्महत्या करता है तो राकेश टिकैत अपने दल बल के साथ, अपने संगठन के साथ और आर्थिक मदद के साथ किसानों के बीच में पहुँचता। कितने किसान बेटियों की इसने शादी करवाई है मुझे बताइए ना। जो किसान आत्महत्या करता है, कितने किसानों के बेटे को इसने स्कूल में एडमिशन दिलवाया है मुझे बताइए ना। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसका खुद लोकसभा में जमानत जब्त हो जाता है और ये किसान नेता बनता फिरता है। ऐसे लोगों को किसान नेता कहते हैं क्या? जो अपने जमीन को बेच करके देश की इज्जत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश करेगा, ये किसान नेता हो सकता है क्या? जी, मुझे मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि ये आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है जिसमें किसी एक व्यक्ति का अपमान किया जाता है तो उसको जोड़ दिया जाता है समाज के अपमान के साथ। तो देखिए, ये जो अपमान की राजनीति है इस देश में, ये सबसे पहले कांग्रेस ने शुरू किया था। कांग्रेस ने इसलिए शुरू किया था क्योंकि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस कमेटी के अंदर सबसे ज़्यादा वोट मिले, लेकिन किसको प्रधानमंत्री बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो कि वाजिब हकदार उस पद के थे ही नहीं कभी। जो कांग्रेस कमेटी में से 12 लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्या वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान नहीं था? आप मुझे बताइए। ये कांग्रेस को लोग अपमान कहते हैं कि देश का अपमान हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसान आंदोलन चल रहा है। ये लोग ये भूल गए, मतलब राजदीप का अगर कोई अपमान करे तो पत्रकारिता का अपमान हो जाता है, हामिद अंसारी का कोई अपमान कर दे तो मुसलमान का अपमान हो जाता है, दिलजीत दोसांझ का कोई अगर उसको कुछ बोल दे तो पूरे पंजाब का अपमान हो जाता है, उदित राज को अगर कोई कुछ बोल दे तो पूरी दलित समुदाय का अपमान हो जाता है, सोनिया गांधी को कोई कुछ बोल दे तो पूरी महिला का अपमान हो जाता है। लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री को चोर, उचक्का और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, नीचता की सारी हदें पार कर देते हैं। उस देश का अपमान नहीं होता? प्रधानमंत्री पद की गरिमा को आप मतलब कुछ भी बोल देंगे। राहुल गांधी जब 2019 का चुनाव चल रहा था तो क्या बोल रहे थे? चौकीदार चोर है, चौकीदार देश का चौकीदार प्रधानमंत्री है और उसको आप चोर बोल रहे हो। इसीलिए तो ये हसर हुआ। अपमान की राजनीति करते हैं। जनता ने ऐसा अपमानित किया कि अमेठी से जो पुश्तैनी सीट थी अमेठी, वहां से निकल के वायनाड भागना पड़ा और किसी दिन ऐसा नौबत आएगा वायनाड से निकल के इटली जाना पड़ जाएगा। इटली में भी कहीं इनको जगह नहीं मिलने वाला है। एक छोटे से गांव में, एक छोटे से घर में जगह मिलेगा, क्योंकि अपमान जो आत्मग्लानि से जो भरा हुआ व्यक्ति है उसका पूरे, मैं तो कहता हूं कि देश में क्या पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपमान होना चाहिए। और अपमानित हो रहे हैं राहुल गांधी। ये पप्पू और प्रियंका की जो पिंकी और पप्पू की जोड़ी है, पूरे देश में अपमान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनका अपमान हो रहा है और देश में इन्होंने कांग्रेस पार्टी के समेत अपने संगठन और सबका अपमान कराया ही कराया।
इसीलिए अपमान की जो ये राजनीति कर रहे हैं ज़्यादा दिनों तक इनकी चलने वाली नहीं है, और खुद ही अपमानित होकर किसी दिन इनको वायनाड भी छोड़ना पड़ जाएगा, देख लेना आप। जी, एक लास्ट में आपसे चीज़ समझ चाहूँगा कि जो दिया मिर्जा है उनको अचानक से आज कैसे किसान आंदोलन की याद आ गई? देखिए, दिया मिर्जा पे मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। दिया मिर्जा है जो काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे आप पहले मैं उनकी बात करता हूँ, जो विदेश जो गोरी चमड़ी है ना, विदेश, उनकी मैं बात करता हूँ। जो यहाँ के कुछ लोग तथाकथित लोग हैं जिनको गोरी चमड़ी के गुलामी का आदत लगा, उनकी मैं बात करता हूँ। आप मुझे बताइए, जो ग्रेटा थनबर्ग है वो कहाँ की रहने वाली हैं? स्वीडन की रहने वाली हैं। स्वीडन में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होता है क्या? स्वीडन के किसानों की क्या स्थिति है उनको नहीं पता है क्या? स्वीडन के में जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू हुआ उसके बाद वहाँ के किसानों की आमदनी कैसे दुगुनी हुई उनको नहीं पता है क्या? जब अपने ही देश में उनके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहा है और चीज़ें ठीक से चल रही है, किसानों की आमदनी दुगुनी हो रही है, लेकिन उनको चिंता कहाँ की हो रही है? भारत की। क्यों? क्योंकि उनको 18 करोड़ रुपए मिले हुए हैं। रिहाना कहाँ की है? रिहाना बाराबाडोस की है। बाराबाडोस एक गरीब देश है, आपको पता होगा, और बाराबाडोस के किसानों की स्थिति ये है कि सरकार की स्थिति ये है वहाँ पे कि जो खाद्यान्न है वो लाखों की टन की संख्या में बर्बाद हो जाता है, कोई देखने वाला नहीं होता है। लेकिन अपने रिहाना ने अपने बाराबाडोस देश पर एक भी ट्वीट नहीं किया। वही मानसिकता के लोग यहाँ के दिया मिर्जा जैसे लोग हैं, जो जब इंटरनेट काटा गया, सुरक्षा की दृष्टि से काटा गया, सरकार ने सबको बताया कि सुरक्षा, हिंसा ना फैले, अफवाह ना फैले, इसलिए इंटरनेट को काट दिया जा रहा है। आप एक दिन 2 दिन इंटरनेट काटा गया दिल्ली के बॉर्डर पे, तो आपका ट्वीट पे ट्वीट आने लगा। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से जब कश्मीर के अंदर 4G सेवा अभी कुछ दिनों पहले बहाल हुई, तो आपका ट्वीट आने लगा कि 500 दिनों के बाद जो है कश्मीर में 4G सेवा आने लगी, आपको मानवाधिकार लगने लगा। लेकिन जब 1990 के अंदर जनवरी में 4 लाख कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम कर दिया गया, महिलाओं की आबरू और इज्जत लूट ली गई, और कौन लोग थे वो लूटने वाले? किसी से छुपा नहीं है, कट्टरपंथी इस्लामिक लोगों ने ऐसा हरकत किया था, और उन लोगों ने ऐसा कश्मीरी पंडितों के साथ किया। और आज कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से निकले हुए 11,316 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। कितने ट्वीट दिया मिर्जा ने किया है मुझे बता दीजिए आप? कितने ट्वीट इरफान पठान ने किया है मुझे बता दीजिए आप? क्यों? क्योंकि जो कत्लेआम करने वाला व्यक्ति था वो मुसलमान था, इसलिए। क्या आपको वहाँ पे जो कश्मीरी बच्चे हैं, कश्मीरी हिंदू बच्चे हैं, पंडित, जो कश्मीरी पंडित के बच्चे हैं, अपने 11,316 दिनों से अपने घर से और राज्य से बाहर रह रहे हैं, उनके मर्म की आपको उनके ऊपर दया नहीं आता है? उनके अंदर की भावना आपको समझ में नहीं आती है कि हाँ, ये भी बच्चे अपने घर से दूर हैं, इनका भी कोई मानवाधिकार है और इनके लिए भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए? ये समझ में नहीं आता है। मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं। आप अपने हिसाब से काम करेंगे तो देश आपको स्वीकार कर लेगा क्या? लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर जो कि भारत रत्न है, उन पे ये उद्धव ठाकरे की सरकार, तानाशाही सरकार ने जांच कमेटी बिठा दी। क्यों जांच कमेटी बिठा दी भैया? एक भारत रत्न जो जिस व्यक्ति को हासिल है, इसने देश को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कितने पदक नहीं दिलवाए, कितने ट्रॉफी नहीं दिलवाए, कितना मान सम्मान नहीं दिलवाया, और उस व्यक्ति के ऊपर आप शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हो। ये आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप कोई व्यक्ति देश के लिए ट्वीट करेगा। सचिन ने तो डायरेक्ट भाजपा का समर्थन नहीं किया। सचिन ने तो कोई ऐसा बात नहीं कह दिया कि जिससे भाजपा का वोट बैंक बढ़ जाएगा, जिससे आपको तकलीफ होने लग जाएगी। ये देखिए, ये कांग्रेस के हाथ में उद्धव ठाकरे अपना जमीर बेच चुका है, और ये वही उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे जो कि शेर थे महाराष्ट्र के, उनका बेटा। उनसे ऐसी हम लोगों ने तो कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि कांग्रेस का हाथों अपना जमीर बेच देगा। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने क्या किया? केरल के अंदर वामपंथ और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्या किया? सचिन की उनकी जो फुटेज थी, तस्वीर थी, उनके ऊपर कालिक डाल रहे हैं। अरे भैया, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने बड़े चमचे और बुद्धू लोग हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। अगर कल एक तो सोनिया गांधी ने कभी देश हित में बात नहीं की है, अगर सोनिया गांधी भी देश हित में आज बात कर दे तो कांग्रेस के चमचे लोग जाके सोनिया गांधी के भी जो तस्वीर है उस पर भी कालिक पोत देंगे। ऐसे ये लोग हैं। इनको तो ये समझना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जो मतलब देश की अखंडता और एकता के लिए कोई बात करेगा तो आप उस पर जांच कमेटी बिठा दोगे क्या? ये देश के मतलब फ्रीडम एक्सप्रेशन यही है। सचिन ने अगर भाई भारत रत्न है वो, आप एक बात जान लीजिए, कितना भी तुम ये 2-4 पद्म विभूषण वाले लोगों ने भी सचिन की मतलब ये की है। मतलब अगर आपके जैसे वामपंथ का क्या एजेंडा है, आपके जैसे जेएनयू का हिंसा हुआ, दीपिका गई जेएनयू, दीपिका इज ग्रेट, दीपिका ये, दीपिका वो, लिबरल ये वो, हाँ दीपिका यस, दीपिका यस, दीपिका। अब सचिन अगर कोई बोल दे देश के लिए तो वो गद्दार सचिन हो गया, वो भाजपाई सचिन हो गया, वो संघी सचिन हो गया। भारत रत्न का कोई सम्मान नहीं है। उसने उतनी ट्रॉफी दिलवाई देश को, उसका कोई सम्मान नहीं है। अरे भैया, 2-4 पद्म विभूषण लेके नाचो मत।
ये जो तुम्हारा पद्म विभूषण है ना, भारत रत्न के नीचे ही आता है और हमेशा सचिन के नीचे ही रहोगे। कुछ भी चींटे उछाल देने से सचिन की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। अपनी बदनामी खुद करवा रहे हो। महाराष्ट्र में मैं आपको चैलेंज देके कह रहा हूं, देख लेना आप। अगला चुनाव विधानसभा का आने दो। अमित शाह जी, आदरणीय अमित शाह जी ने कल महाराष्ट्र में कहा है, उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था कि हमसे वादा किया गया था मुख्यमंत्री पद का, हमें नहीं दिया गया इसलिए हम अलग हुए। इस तरह से झूठ बात है। अमित शाह जी ने कल महाराष्ट्र के अंदर कहा कि हमने शिवसेना से कोई वादा नहीं किया था, हमने वादा नीतीश कुमार से किया था बिहार के अंदर, और बिहार में सबसे ज्यादा सीटें भाजपा की आई है। बिहार में क्या हुआ? आपने हमारी पॉलिटिकल कमिटमेंट की बात करते हैं ये उद्धव ठाकरे। बिहार में क्या हुआ? बिहार में के अंदर जब चुनाव हुआ, चुनाव से पहले ही हमने जनता के सामने अपना जो कमिटमेंट था वो रख दिया था कि हमारा मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा होगा नीतीश कुमार ही होंगे किसी भी हालत में। और जब चुनाव के परिणाम आए, बिहार के अंदर सबसे बड़ी राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर करके आई, और आपने देखा हमारी सीटें गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में हमारी सीटें सबसे ज़्यादा थी। सरकार बनाने के पक्ष में हम एनडीए गठबंधन था। जेडीयू की सीटें हमसे कई सीटें कम थी, लगभग 20-25 सीटों का फासला है जेडीयू और बीजेपी के बीच में। लेकिन हमने किसको मुख्यमंत्री बनाया? हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि हमारे लिए जन कल्याण और जनता से किया गया वादा सबसे ऊपर है। हम जनता से किए गए वादे को प्राथमिकता देते हैं, हम कुर्सी को प्राथमिकता नहीं देते। महाराष्ट्र में जो वादा खिलाफी उद्धव ठाकरे ने किया है वो पार्टी या भाजपा के साथ नहीं किया है, महाराष्ट्र की करोड़ों जनता के साथ किया है। उन्होंने चुनाव से पहले क्यों नहीं बताया अपने जनता को कि हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार हम होंगे, और अगर ऐसा हुआ नहीं बनाया गया हमें तो हम अलग हो जाएंगे। देख लेते ना कितनी सीटें आती है। भाजपा के दम पे तो 20-20 सीटें, 25-25 सीटें तुम बढ़वाते हो अपनी। भाजपा से गठबंधन हुआ, उसके बाद 20-25 सीटें बढ़ी है पिछले लगातार 2 विधानसभा चुनाव को उठा करके आप देख लीजिए शिवसेना की। तो उससे पहले क्या स्थिति थी शिवसेना की? बंद क्यों नहीं बना? इतने दिनों पहले पार्टी बनी, क्यों नहीं बना लिए थे अपनी सरकार? हैसियत क्या थी शिवसेना की महाराष्ट्र के अंदर? कुछ छोटे मोटे इलाकों में अगर आपकी हैसियत है, इसका मतलब ये नहीं कि आप राज्य स्तरीय पार्टी हैं। आपको भाजपा ने ही भाजपा की उंगली पकड़ के आप सरकार में आए, सरकार में रहे, सब काम किया, और जब अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागी तो राजनीतिक दांव पेच खेल करके कांग्रेस के हाथ में अपनी जमीन बेच करके आपने भाजपा को लात मार दिया। कोई बात नहीं, जनता देख रही है। जनता जनार्दन से महान इस देश में कुछ नहीं है। संसदीय लोकतंत्र है ये, एक दिन आएगा और चुनाव बहुत ज्यादा दिन तो नजदीक है नहीं। इनकी तिकड़ी और जो खिचड़ी वाली सरकार है, ये शरद पवार अभी एनसीपी के नेता है। शरद पवार 10 साल तक कृषि मंत्री रहे हैं देश के में, और बताइए ये व्यक्ति सचिन तेंदुलकर जैसे उस पर लांछन लगा रहा है। इसने क्या बोला शरद पवार ने कि सचिन तेंदुलकर को नहीं बोलना चाहिए किसान आंदोलन के मसले पे। अरे तो भैया मतलब किसान आंदोलन पे पॉप स्टार बोलेगा, पॉर्न स्टार बोलेगा, लेकिन क्रिकेट स्टार नहीं बोलेगा। क्रिकेट स्टार का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। बोल रहे हैं कि सचिन को क्या जानकारी है किसान आंदोलन के बारे में। गजब करते हो शरद बाबू, आप आईसीसी के चेयरमैन बने हो। आप तो पॉलिटिशियन थे ना, आप आईसीसी के चेयरमैन। आप क्या 6 बॉल पे 6 छक्का मार के आईसीसी का चेयरमैन बने थे क्या? आपसे कोई पूछने गया था आप आईसीसी के चेयरमैन क्यों नहीं? दिन आपने क्रिकेट खेला है भाई, आप आईसीसी के चेयरमैन कैसे बन गए थे मुझे बताइए। महाराष्ट्र विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन आप कैसे बन गए थे शरद पवार, मुझे बताइए। ये मतलब बेतुकी बात करना कि सचिन कैसे बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल सकते भाई? सचिन बोल सकते हैं तो आपको आपत्ति है, और पॉर्न स्टार और पॉप स्टार बोल रहा है तो आपको आपत्ति नहीं है। देश की जनता को शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे लोगों को पहचानना अब आना चाहिए, और लोग पहचान रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। और इनकी तिगड़ी को आने वाले जो महाराष्ट्र में जब विधानसभा की चुनाव होगी जनता जवाब देगी, लोकसभा चुनाव 2024 में जनता जवाब दे देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये थे हमारे साथ दबंग छात्र नेता अंबुज भारद्वाज जी, जिन्होंने बताया कि जो विपक्ष है वो चाहे जितनी राजनीति कर ले, चाहे अपनी जितनी मर्जी राजनीतिक रोटियां सेके किसानों के नाम पर, लेकिन जो जनता है वो समझदार है और उसको मोदी जी पर पूरा विश्वास है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।